जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, कहता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हर बुधवार रात को 9 बजे हम एक विशेष श्रृंखला आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी चाइना के बारे में, बेसिकली सीरीज का नाम, श्रृंखला का नाम रखा है चाइनाज अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर। अब तक इसके 5 एपिसोड्स प्रसारित किए जा चुके हैं। आज इसका एक छठा एपिसोड है, जिसमें हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करने वाले हैं। जी हाँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, चाहे जो बदल लें। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ चाइना का दखल किस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में है। बात करें हम पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, मालदीव की, श्रीलंका की, एक एक करके वो इन सब में दखल देता जा रहा है। लेकिन हम क्या मूक दर्शक बैठ के बैठे हैं, या फिर हमारी भी एक पॉलिटिक्स चल रही है, या डिप्लोमेसी चल रही है, कूटनीति की बात है, राजनीति की बात है, जो दूसरे बड़े देश हैं उनसे सहयोग सपोर्ट सिस्टम की बात है। हमारी बात कहाँ तक आगे पहुंची है, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर जम्मू टॉक से। थैंक यू। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब जी, शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि एक्चुअली चाइना का जो पॉलिसी है, नेबरिंग पॉलिसी, किस तरीके से दखल देना, इंग्रेस करना और एक जाल बिछाते जाना, जिसको हम वन बेल्ट वन रोड, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो आपकी प्रस्तावना क्या रहेगी? देखिए, चाइना का ये जो सीरीज चल रहा है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसमें चाइना ने हमारे नेबरहुड में जो इन्फिल्ट्रेशन किया है, जिससे हमारी जो सुरक्षा है या सिक्योरिटी है, जिससे जो धोखा होता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस विषय के ऊपर तो अभी मैं बात अगले 2 सेकंड में शुरू करता हूँ। लेकिन आज का जो दिन है 7 जुलाई, आज की अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो चाइना और भारत के संबंध में 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है, जिसे मेंशन करना जरूरी होगा, जिसके बाद मैं अपना जो सब्जेक्ट है आज को उसे टच करता हूँ। नंबर 1 बात यह है कि आज के पेपर में आया है कि दलाई लामा जो तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु है, उनका बर्थडे है, और पहली बार मेरे ख्याल से 15-20 साल के अंदर हमारे देश के पंतप्रधान जो अभी आजकल श्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने उनके बर्थडे के ऊपर विश किया है और ट्वीट किया है। इसके पहले हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, इतनी चाइना से डरती थी कि कोई भी बातचीत हम तिब्बतन के बारे में नहीं करते थे, बल्कि आज 2 लाख से ज्यादा तिब्बतन हमारे भारत में उन्होंने आइसलम लिया हुआ है, और दलाई लामा हमारे पास जो धर्मशाला है हिमाचल में, वहां पे रहते हैं। क्योंकि कोई एक्सपर्ट बताते थे कि नहीं जी, ऐसे मत करो, उनको हैप्पी बर्थडे मत बोलो, क्योंकि उन्हें चाइना को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमने चाइना को एक मैसेज दिया है कि हम दलाई लामा जो धर्म गुरु है, इन्हें मानते हैं और हमें विश करते हैं। दूसरी बात इसमें साथ साथ का मैसेज ये है कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि धर्म गुरु का जो अभी एज काफी हुआ है, तो उनके पश्चात जो धर्म गुरु होगा, जिसका चुनाव खुद दलाई लामा और उनका जो स्पिरिचुअल जो उनका काउंसिल है वो करता है, चाइना बोलता है नहीं, इसका चुनाव हम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं, और पूरी जो तिब्बतन कल्चर है, तिब्बतन जो स्पिरिचुअलिज्म है, तिब्बतन जो रिलीजन है, उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसे हमने एक सामने उनको दिखा दिया है कि नहीं, हम स्टैंड अप हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैं बात करूंगा, कि अभी कुछ दिन पहले ही चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीसीपी जिसे बोलते हैं, उनका 100th ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। उनकी जिंदगी में, सीसीपी के जिंदगी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 100 ईयर्स तो किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और सीसीपी गेले 75 साल से चाइना के ऊपर राज्य कर रही है। इन्होंने कभी भी कोई इलेक्शन नहीं जीता है, बल्कि केवल लोगों को ही मारा हुआ है। तो अनइलेक्टेड पार्टी है ये, कि जो चाइना के ऊपर रूल कर रहे हैं। लेकिन जब भारत के साथ संबंध उसका ये है कि हमारा देश ने हमेशा, हम चाइना का कोई इंडिपेंडेंस डे है, चाइना का कोई इस प्रकार का इंपॉर्टेंट दिन है, तो हम उनको विश करते थे। लेकिन इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको विश नहीं किया है। तो ये एक चाइना के लिए इशारा है कि अगर आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो हम भी डिप्लोमेटिकली आपके साथ इसी प्रकार से बिहेव करेंगे और आपको विश नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो चाइना के बारे में हुई है।
तीसरी बात यह है कि जो वैक्सीन का जो गड़बड़ आजकल चल रही है, वैक्सीन डिप्लोमेसी बोलो, वैक्सीन वॉरफेयर बोलो, इसमें जो इंडियन वैक्सीन है, जो बाकी के देशों में गया है, इससे हमें काफ़ी अच्छा यश मिला है। और अभी आधे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये एक्सेप्ट किया है कि इंडियन वैक्सीन के बाद जो इंडियंस यूरोप में जाएँगे, उनको वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो चाइनीज़ वैक्सीन है, जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में गया था, कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में गया था, वो सब जगह पे फेल्योर हुआ है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना के प्राइम मिनिस्टर श्री इमरान खान। उन्होंने दोनों डोज ले लिए और उसके बाद वो कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। तो इससे और बड़ा उनके फेल्योर का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट घटनाएं। और चौथी में एक इम्पोर्टेंट घटना, थोड़ा संबंध अर्बन नक्सल्स के साथ है। एक डॉक्टर स्टैन स्वामी है, इनका डेथ हो गया है, उनके खिलाफ खटला चल रहा था। तो इसके अंदर भी उसके बाद जो लिबरल हमारे पास मीडिया है, उन्होंने ये शुरू कर दिया कि देखो उसको मार दिया। अरे ये कोर्ट की प्रोसेस चल रही थी, उनको कोई भी कोर्ट जमानत देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन प्रोपेगेंडा किस प्रकार से चलता है उसका ये एग्जाम्पल था। तो आज ये 4 घटनाएं एक साथ हुई, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे सब्जेक्ट को टच करने से पहले इसके बारे में बातचीत जरूर की जाए। और अभी हम आते हैं चाइना के नेबरहुड के अंदर। चाइना नेबरहुड पर आके क्या करना चाहता है। जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, अगर आप इंडिया का मैप सेंटर में रखेंगे तो आपको नजर आता है कि अगर आप हमारी जमीनी सीमा से शुरुआत करते हैं तो हमारे वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान है, उसके बाद चाइना आ जाता है, उसके बाद नेपाल, भूटान आ जाता है, और उसके बाद ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे म्यांमार आ जाता है, और थोड़ा साउथ के अंदर बांग्लादेश आ जाता है। और अगर हम समुद्री सीमा की बात करेंगे तो हमारे 2 नेबरिंग कंट्रीज है, एक तो है श्रीलंका या सिलोन, और दूसरा है मालदीव। तो जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, इमीडिएट नेबरहुड, तो हम इन देशों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी ये नेबरहुड तो हमारा काफी बड़ा है, इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इन सब के साथ हमारी 16,500 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर्स है, और तकरीबन 7,600 किलोमीटर की उनके साथ समुद्र की बॉर्डर्स है, यानी कि सी बॉर्डर्स है। तो यहाँ पे जो चाइना इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है वो उनके पॉलिटिकल डोमेन में है, उनके आर्थिक डोमेन के अंदर है, उनके कल्चरल डोमेन के अंदर है। उन्हें वो अलग अलग प्रकार से मदद करके उन्हें वो भारत के खिलाफ ले जाता है, उनकी गवर्नमेंट में वो इंटरफियर करता है। जो इस देश में वो रह के भारत के खिलाफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये वो करता है, दहशतवादियों को मदद करता है, नक्सलवादियों को मदद करता है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स को अंदर लाने में मदद करता है। ये अलग अलग प्रकार की जो मदद है ये इन देशों के अंदर घुसखोरी करके वो करता है। इतना ही नहीं, तो ये माना जाता है कि इन देशों ने उन्होंने अपने सो कॉल्ड मिलिट्री बेसिस तैयार किए हुए हैं। और मैं 3 या 4 मिलिट्री बेसिस की बातचीत करूंगा जो हमारे लिए महत्व के है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो बेस है जिसे ग्वाडार बोला जाता है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो जाता है। दूसरा, आप नीचे जाइए श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर जो बेस है उसे हम्बनतोता बोला जाता है, जहां पर अभी वो जो बेस है ये 100 साल के लिए या 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास चला गया है। उसके बाद आप बांग्लादेश में आइए, वहां पे चिटगांग नाम का बेस है, वहां पर भी चाइना ने अपनी सबमरीन लगी हुई है। और लास्ट में जाइए आप सितवे के अंदर, जो म्यांमार में है, जहां पे उन्होंने अपना मिलिट्री बेस किया हुआ है। तो इसी प्रकार से वो मिलिट्री बेस लाते हैं। हर एक देश में उनकी कार्रवाई अलग अलग प्रकार की है, लेकिन उद्देश्य बड़ा साफ और क्लियर है कि अलग अलग दिशा से हमारे देश की घेराबंदी करना, हमारी देश में इन्फिल्ट्रेट करना, या वो दहशतवादी हो या उनके समर्थक हो या फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो, वगैरह वगैरह। तो हमें ये कंट्री अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से हम अगले सेगमेंट के अंदर पहले बातचीत करते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या किया है और उसका हमारे देश के ऊपर असर क्या हो रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसे हम किस प्रकार से काउंटर करें। निदेश जी। जी, एग्ज़ैक्टली आपने जो बात कही है कि हमारे देश के ऊपर उसका असर क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक हमें वो मालूम नहीं होता तब तक हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। आप उसके बारे में भी जो चीज़ बताएँगे, उसके साथ-साथ में हम थोड़ा-सा और आगे भी जाएँगे हिंदू कुश की तरफ। हिंदू कुश यानी कि जिसे आज गांधार कहते हैं हम लोग,
जिसे अफगानिस्तान भी कहा जाता है, जिसके बारे में ये बात आती है, कल भी आपने चूँकि अखबारों की बात की, तो जिस तरीके से आ रहा था कि तालिबान ने एक बार फिर से बहुत बड़े भूभाग पर अफगानिस्तान की कब्जा कर लिया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी सेनाओं लेकर के वापस जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर से नया मोड़ लेने वाली है और चाइना का इसमें एक बड़ा रोल है, जिसमें भारत परेशानी में पड़ सकता है? देखिए, चाइना से भारत हमेशा परेशानी में ही रहेगा। आज शायद और ज़्यादा परेशानी आएगी, वो बात अलग है। लेकिन जब तक चाइना नाम का देश है और उसके साथ पाकिस्तान नाम का मित्र देश है, तब तक ये परेशानी चलती रहेगी। ये एक चेस बोर्ड के ऊपर अलग-अलग मूव्स वो करते रहेंगे और हमें उसको अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर, अलग-अलग डोमेन्स के अंदर उसे काउंटर करना पड़ेगा। अभी आपने बात की गांधार की या अफ़गानिस्तान की। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी चीज़ हो रही है और ये कि सितंबर मेरे ख्याल से 7 या 8 सितंबर तक जो अमेरिका जो है वो वहां से पूरा विड्रॉ होने वाला उनकी फौज। अगर आपको याद होगा कि मैं इस पे बिल्कुल शॉर्ट में बोलना चाहूंगा क्योंकि अफगानिस्तान ऐसा विषय है कि यह अपने आप में अलग ही विषय हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ हमारे देश की तरफ उसके ऊपर नजर रखते हुए उसे देखेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान में आया था 9/11 के बाद, जब ट्विन टावर के ऊपर अलकायदा के दहशतवादियों ने हमला किया था और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि जो दहशतवादी अलकायदा के है, आईसिस के है, तालिबान के है, उनकी कमर तोड़ी जाए। और अभी अमेरिका वापस जा रहा है, कमर कोई टूटी नहीं है। अमेरिका ने जो अचीव करना था वो कुछ भी अचीव नहीं किया और वो वापस जा रहे हैं। और उसमें सबसे फनी चीज ये है और यह सबसे डेंजरस चीज ये है कि वहां जो उनका सबसे बड़ा एयर बेस है, जिसे बगाराम बोला जाता है, वहां से वो कल सुबह चले गए और वहां पे जो अफगान गार्ड थे उनको पता ही नहीं था कि ये चले गए करके। यानी कि रातों रात ये निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे ऊपर ये हमला करेंगे तो चुपचाप से जाएंगे, तो रॉकेट का हल्ला हो, मिसाइल का हल्ला हो, ये उतना नहीं होगा। और उसके बाद की खबर ये है जो न्यूज़पेपर में आ रही है, अमेरिका जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो तो साथ में ले गया, लेकिन काफी सारी इक्विपमेंट है वो जा नहीं सकती क्योंकि हेवी है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए टैंक्स वगैरह का। टैंक तो कौन उठाएगा, इतना बड़ा एक टैंक के लिए एक हवाई जहाज लग जाएगा और इतने सारे टैंक वहां पे आए हुए, तो वो टैंक वही छोड़ दिया। तो अभी ये एक कहीं पे वीडियो में देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, ये अफगानी लोग उस टैंक को लेके घूम रहे थे। यानी कि तालिबान के पास जो पहले रंगाड़ा नहीं था, टैंक नहीं था, अभी उनके पास टैंक आ गया है। यानी कि उनकी जो लड़ने की जो क्षमता है वो आ गई है। लेकिन खैर इसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि टैंक आने से बातचीत नहीं होती। टैंक के लिए जो एम्युनिशन होती है वो उनके पास नहीं है, तो बिना एम्युनिशन का टैंक तो चलाना इतना आसान नहीं है। वो खैर वो एम्युनिशन वो स्मगलिंग से ला सकते हैं वगैरह, वो बात अलग है। लेकिन टैंक की एम्युनिशन की रिक्वायरमेंट काफी होती है, जो लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हम इसकी तरफ देखें, अमेरिका की सेना वहां से जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि अमेरिका वहां पे अपना खून नहीं भरना चाहती। लेकिन इसका हमारे देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर होगा, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा। एक बार मैंने शायद आप ही के इसमें बोला था कि अफगानिस्तान जो है ये महाशक्ति का स्मशान यार्ड रहा है, यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स। 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन जो ओनली सुपर पावर थी, उन्होंने अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसे इंडो अफगानिस्तान वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3, वॉर 4 बोला जाता है। उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया था और ये बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर सनसेट यानी कि सूर्यास्त कभी नहीं होता था। लेकिन अफगानिस्तान एक इलाका था जहां वो कभी जा नहीं पाए। उसके बाद 1980s के अंदर सोवियत यूनियन ने यही कोशिश, उनका भी वहां पे पराभव हो गया। और सोवियत यूनियन ये बहुत बैटल हार्डन कंट्री था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, उन्होंने जर्मनी का डिफीट किया था, उनके सेनापति एक्सपीरियंस थे, उनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी थी, सभी अच्छी चीज थी, फिर भी वो जीत नहीं पाए। और उसके बाद 9/11 के बाद द ओनली सुपर पावर अमेरिका यही कोशिश कर रही है, उन्होंने क्या वहां पे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो अभी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जैसे आपने शुरुआत में बताया था, अभी माना जाता है अफगानिस्तान के 40% अफगानिस्तान के ऊपर अभी तालिबान का कब्जा है, 10% के ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं है और एक 50% के ऊपर अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कब्जा है। अभी ये माना जाता है कि जैसे ही अमेरिका पीछे पीछे जाना शुरू करेगा, तो तालिबान का जो कब्जा है ये बढ़ेगा। तालिबान के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के जो फिलहाल का गवर्नमेंट है अफगानिस्तान का, उनके साथ पावर शेयर कर वगैरह, ये कुछ नहीं होने वाला। आने वाला समय ये आपको क्लियर दिखा देगा कि क्या होने वाला है। लेकिन
तालिबान का वहां पे राज आएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो उसका भारत के ऊपर असर क्या होगा? भारत के ऊपर असर ये होगा कि आज तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, सब उनके साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग कारणों से। और वहां पे एक ग्रुप है जिसका नाम है हक्कानी ग्रुप। वहां पे अलग अलग चिफ्टन्स होते हैं, अलग अलग लीडर्स होते हैं। उनका अपने आप, जिन्हें वॉरलॉर्ड्स भी बोला जाता है, कि अपने अपने इलाके के वो दादा होते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा गट है, उसका नाम है हक्कानी ग्रुप। जी। बहुत पावरफुल ग्रुप है ये। तो जी। उनके ऊपर पाकिस्तान का पूरा 100% कंट्रोल है। तो अभी आज जो हजारों लाखों तालिबानी जो वेस्टर्न अलायंस के साथ लड़ रहे थे या यूएसए के साथ लड़ रहे थे, अभी वो फ्री हो जाएंगे। तो अभी फ्री होने के बाद वो कहाँ जाएंगे? तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान उन्हें भारत के कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर धकेलने की कोशिश करेगा। और जो दहशतवाद जो हमारे कश्मीर वैली में उनकी कमर टूटी हुई है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा धोखा है कि तालिबानी दहशतवादी, अलकायदा के दहशतवादी, आईसिस के दहशतवादी, ये पूरे भारत के अंदर बड़ी संख्या में आ सकते हैं। खैर, उसके साथ मुकाबला करने के लिए हम तैयार तो है, लेकिन इंडियन आर्मी को वहां पे बहुत ज्यादा खून बहाना पड़ेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये दुर्दैव की बात है, अगर मैं गलत हो जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल हाँ। परसों की बात है, 5 दहशतवादियों को हमने मारा और हवालदार जी। काशी को हमने वहां पे गमाया, जो 44 राष्ट्रीय राइफल्स के थे। तो तालिबानी दहशतवादी आना एक बड़ा बात हो गया। दूसरी उसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ के ऊपर पाकिस्तान की मदद से चाइना इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। चाइना जब आता है तो उनकी इकोनॉमिक गेन्स के लिए आता है, स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए आता है। तो चाइना और पाकिस्तान की एक कंबाइंड टीम भारत के खिलाफ यहाँ से भी कार्रवाई करेगी। ये हमारे लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। भारत ने वहां पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है, वो धोखे में आ जाएगी। खैर, हम तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान हमारा कितना मानेगा, तालिबान चाइना पाकिस्तान का कितना मानेगा, ये आने वाले दिन ही बता सकते हैं। जी। लेकिन ये इतनी जरूर है कि वहां पे जो सिचुएशन है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिफिकल्ट होने वाली है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और इसका मैं एक और नॉन मिलिट्री एंगल बताना चाहता हूँ जी। कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनको इनकम लगता है, उनकी इकोनॉमी जो है, कोई फॉर्मल इकोनॉमी तो उनकी है ही नहीं, ठीक है ना। तो इनकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसमें ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ड्रग्स का स्मगलिंग किया जाता है, आर्म्स एम्यूनिशन का स्मगलिंग किया जाता है। तो दुर्दैव से आर्म्स का स्मगलिंग हो, ड्रग्स का स्मगलिंग हो, इस सब का शिकार वो भारत को भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये 2-3 बड़ी चीजें, ये चैलेंजेस हमें अफगानिस्तान से आएगी। और इसके लिए अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी गुप्तचर संगठन है, उसे हमें एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम तालिबान के साथ कुछ कंट्रोल नहीं रखते हैं, तालिबान के साथ मित्रता नहीं रखते हैं, तो हमारी सुरक्षा को एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। हम तैयार तो जी। है, लेकिन धोखा जरूर है। मेरे ख्याल से इसके साथ साथ ही हमने बात करनी चाहिए पाकिस्तान की। तो इसके बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को अफ-पाक यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान बोला जाता है, तो शायद इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेगमेंट में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा अफ़वाह बोला जाता है और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डेफ़िनेटली इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ-साथ में हम उस देश की भी बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि हम बचपन में पढ़ा करते थे किताबों में कि हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल जो है वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। आज नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर की बात आती है, काठमांडू की बात आती है और साथ-साथ में स्मगलिंग की बात आती है और कभी ओली उनके जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनकी बात आती है, तो कभी वहाँ पर बात आती है कि चाइना ने अपना प्रभाव इस कदर बढ़ा दिया है कि वो बिक गए हैं। वहाँ की राजनीति चाइना के पूरे प्रभाव में आ गई। लेकिन साथ-साथ में ये भी बात आती है कि नेपाल के लोग सड़कों पर आते हैं और वो झंडा लेकर के आते हैं जो सनातन की बात करता है, जो धर्म की बात करता है। तो क्या नेपाल के लोगों में और नेपाल की राजनीति में जो चीन का इन्फ्लुएंस है, वो दोनों में बिल्कुल अलग-अलग है। राजनीति में अलग और जनता में अलग। देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं नेपाल की, और नेपाल में जो इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ रहा है, नेपाल के लोग, नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी, प्राइम मिनिस्टर श्री ओली, वहाँ के अपोजिशन के मुख्य प्रचंडा, उसके बाद नेपाली कांग्रेस, अलग-अलग नेपाली पार्टियां, मधेशी पार्टियां भी उसमें शामिल है, ये सब इसमें है। तो इसके बारे में हम पहले बातचीत करना चाहते हैं।
नेपाल की पहले नेपाल और हमारा जो देश का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और हमारी तकरीबन 1500 किलोमीटर की जो लैंड बॉर्डर्स है वो नेपाल के साथ लगी हुई है। तो हमारी सुरक्षा के ऊपर नेपाल का क्या असर होता है? देखिए, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है ये एक ओपन बॉर्डर है, यानी कि यहाँ पे फेंसिंग नहीं लगाया है, माइन फील्ड नहीं लगाया है, इस बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं होती जिस प्रकार से फायरिंग ये समझ लीजिए एलओसी के ऊपर होती है वगैरह। तो ओपन बॉर्डर है, मूवमेंट होती रहती है, नेपाली भारत में आते हैं, भारतीय नेपाल में जाते हैं। तो आज नेपाल का इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना जो है, खासकर हम चाइना की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत गलत काम के लिए करते हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर्स ओपन है। खैर, इस बॉर्डर की रक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल नाम का एक सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वहां पर है, लेकिन उनकी क्षमता जिस प्रकार से अच्छी होनी चाहिए इस प्रकार से उनकी क्षमता नहीं है। तो इसलिए वहां से क्या होता है, वहां से 3-4 बड़ी चीजें होती है। एक तो पहले वहां से फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी कि झूठी नोट्स आती है, 500 रुपीज की नोट्स फेक होती है, 2000 रुपीज की फेक होती है। तो नंबर एक भाग ये हो गया। दूसरा, वहां से ड्रग्स भी काफी प्रमाण से आते रहते हैं। तीसरा है, वहां से जो हमारे दहशतवादी है वो आते हैं। ये माना जाता है कि अगर 2020 के अगर आप फिगर देखेंगे तो काफी सारे बड़े दहशतवादी नेता जो है पिछले सालों में जो हमारी ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां से आए हैं। अब्दुल करीम टुंडा है, तेलगी है, उसके बाद ये जो बड़े दहशतवादी है ये सब नेपाल में आए, क्योंकि नेपाल में वो पहले काठमांडू तक बाय एयर आ जाते हैं और वहां से वो लैंड बॉर्डर से वो क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस करना आसान है। खैर, अभी हम इस बॉर्डर को उसकी जो सिक्योरिटी टाइट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी कामयाबी इसमें हमें नहीं मिली हुई है। तो तीसरी बात जो है, यहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग होता है। ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर लड़कियां हैं, बच्चे हैं, फ्लैश यानी कि रेड लाइट एरिया में जो लड़कियां आती है काफी सारी नेपाल से आती है वगैरह वगैरह। इसके सिवाय इसी बॉर्डर के ऊपर इलीगल ट्रेड बोलिए या स्मगलिंग बोलिए, ये काफी चलता है। आपको पता है कि नेपाल को कोई समुद्र के बॉर्डर नहीं है, यानी कि सी बॉर्डर नहीं है। नेपाल के लोग जो है वो समुद्र का इस्तेमाल, जो भारत के साथ जो सीमा पर लगा हुआ समुद्र है उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पारादीप आइलैंड्स उड़ीसा में है, कलकत्ता वगैरह है, वहां से नेपाल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये चलती है, जो जहां से वो होता है ट्रेड। आज नेपाल बहुत ज्यादा कॉस्ट के ऊपर चीजें चाइना से लाता है, काफी देशों से लाता है, जो नेपाल में चली जाती है, और नेपाल तो उनको फ्री मतलब बिना कोई टैक्स लगा के लाता है, और इसी को वो भारत में स्मगल करता है बाद में ओपन बॉर्डर से। यानी कि जो चीज हमने हमारे समुद्र से आने के लिए बैन करके रखी हुई है वो नेपाल के नाम पे नेपाल में चली जाती है और नेपाल के फिर लैंड रूट से भारत में आ जाती है। इसके सिवाय हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, ये नेपाल में टूरिज्म के लिए जाते हैं और हर एक आदमी जाके वहां से ये सब चीजें खरीद के लाता है। तो आपके माध्यम से उनको भी एक इस प्रकार का आह्वान है, उनको एक प्रकार की रिक्वेस्ट है कि नेपाल में जाके कोई भी चीनी माल, कोई भी परदेशी माल मत खरीदिए। अगर आपने वहां से कोई मोमेंटो कोई लाना है, यादगार कोई लानी है तो वो बात अलग है, लेकिन बी इंडियन बाय इंडियन, चाइना का कोई भी चीज वहां पे नहीं लाइए, क्योंकि चाइना के आइटम स्मगलिंग करने में नेपाल का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला लैंड रूट से आके फिर हमें वापस करते हैं। इसके सिवाय जब तक आपने पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बोला है तो उसमें नेपाल में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये काफी है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो ओली है वो किस प्रकार से बात कर रहे थे आपको पता है। उन्होंने पहले मैप का बोला कि ये इंडिया का मैप नहीं है, हमारा है। फिर उन्होंने कुछ एरिया का बोला कि ये एरिया इंडिया में नहीं है, हमारे देश के अंदर है। उसके बाद मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से इंडिया को तकलीफ देने की कोशिश की। उसके खिलाफ जब चाइना ने उनके एरिया में इंक्रोचमेंट कर ली चाइना और नेपाल बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। ठीक है, इसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता ये नेपाल में आ गए। उन्होंने कोशिश की जो नेपाल में जो पॉलिटिकल चैलेंजेस थी उसको, ये सभी पार्टीज को इकट्ठा लाने के लिए, ओली सरकार को बचाने के लिए, प्रचंडा को उनके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन ओली ये जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनको पैसा बहुत प्यारा है, उनको सत्ता बहुत प्यारी है, तो इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली चाइना को वहाँ करने के लिए।
लेकिन इतनी बात है कि नेपाल की पार्टीज के ऊपर, नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर चाइना का कंट्रोल जो है ये काफी भारी है। तो नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से जो चाइना उनके ऊपर जो दबा के रखता है, उनको ये उनके लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि चाइना उनकी इकोनॉमी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उनके कल्चर में इन्फिल्ट्रेट करना है, उनके मार्केट में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उनके लाइफ में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अगर आप एक टूरिस्ट बन के नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पे चाइनीज ज्यादा है और नेपाली कम है, और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर उनका जो कंट्रोल है ये काफी सारा बढ़ा हुआ है। तो ये नेपाल को चीज समझ में आनी चाहिए कि चाइना उनको इतनी ज्यादा कर्जा दे रहा है जिससे उनको नुकसान होने वाला है। बस जरूरी यह है कि वो भारत के साथ थोड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाए। आज नेपाल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, नेपाल में हिमालय है, माउंटेनस एरिया है, तो ये माना जाता है कि अगर वहाँ पे डैम्स लगाए जाए, यानी कि नदियों के ऊपर धरण डाले जाए, तो वहाँ पे जो बिजली पैदा हो सकती है हाइडल प्रोजेक्ट से, जो नॉन पोल्यूटिंग होती है, वो पूरी नॉर्थ इंडिया को बिजली दे सकते हैं। यानी कि नेपाल का इनकम कितना बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से जो चीज यह है कि हमने ये बताना चाहिए नेपाल को कि जो कोशिश तो चल रही है, ऐसे बात नहीं है कि मैं कुछ बताओ ये पहली बार कोई चीज शुरू हो जाए, लेकिन हाइडल पावर का जनरेशन जो अभी कुछ मेरे अंदाज से 1800 या 2000 मेगावाट तक पहुंचा हुआ है, वो 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ सकता है। इतनी हाइडल पावर में वहां पे एनर्जी अवेलेबल है जिससे नॉन जी फॉसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेपाल में हमने उसे करना चाहिए भाई, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको टैरिफ मिलेगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आप एग्जैक्टली। और कई चीज की मदद से आपकी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो आज नेपाल के साथ हमने जो हमारा आर्थिक कोऑपरेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और जो आपने एक सवाल किया था कि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो इनका कंट्रोल है, लेकिन नेपाल की जनता ही आम तौर पे भारत के साथ है, क्योंकि नेपाल की जो जनता है उनका मतलब शादियां भारत में होती है, कल्चरल कोऑपरेशन है, हिंदू स्टेट रहा हुआ है इसलिए काफी सारा कोऑपरेशन है, आते जाते रहते हैं तो दोनों साइड में नेपाली बसे हुए हैं। इतना ही नहीं तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल के लोग, नेपाल के गुरखाज ये इंडियन आर्मी के अंदर रिक्रूटेड है, तो ये अच्छी बात है। नेपाल की जनता के साथ जिसे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो हमने इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ पे बढ़ाना चाहिए, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, नेपाल आर्मी के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, नेपाल जो पुलिस है उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टी अनफॉर्चुनेटली है वो समहाउ हमारे काबू में नहीं आ रही है, वो अपना पक्ष बदली करते रहती है। तो आज नेपाल के अलग अलग जो ओपिनियन मेकर्स है उनके साथ हमारा जी संबंध बढ़ा के हमने ये जो हमारी बॉर्डर जो है ये सेफ करनी चाहिए। तो ये नेपाल का शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की। इसके बाद जो जिस प्रकार की गड़बड़ वो म्यांमार में करते हैं, तो ये एक अपने आप में अलग विषय है, इसके बारे में हम अभी आगे अगले वाले सेगमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। निदेश जी। आपने जो बात की कि ओपिनियन मेकर्स जो हैं उनसे संबंध बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, तीन तरह के लोग होते हैं, उनकी बात की जाती है हमेशा, और डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर्स, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है ओपिनियन मेकर्स। 1971 को भारत कभी नहीं भूल सकता, और खास तौर पे देश की सेना वो कभी नहीं भूल सकती, जब दुनिया के नक्शे में एक और देश अस्तित्व में आता है जिसका नाम बांग्लादेश रखा जाता है। हमने सोचा तो ये था कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनाया है, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को जो है वो आज़ादी भारत ने दिलाई है, तो वो देश भारत के लिए बेहतर मित्र साबित होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए परेशानी का सबब है। यानी कि कोई कमी नहीं रही है बांग्लादेश में पाकिस्तान भारत को परेशान करने में, और इसी के कारण से अगर डिप्लॉयमेंट सेना का पाकिस्तान की तरफ अगर अच्छा खासा होता है तो बांग्लादेश की तरफ भी बहुत अच्छा खासा होता है। रोहिंग्यास की बात की जाती है, जो लोग वहां से आते हैं शरणार्थियों के रूप में, जिसके बारे में फेंसिंग इतनी लंबी, इसके बारे में बात की जाती है। तो बांग्लादेश पर चीन का शिकंजा कैसे मजबूत होता जा रहा है और भारत लगातार गिर रहा है, तो क्या कुछ है? देखिए, जब तक सवाल बांग्लादेश का है, बांग्लादेश पाकिस्तान से हमें मिलिट्री थ्रेट है, पाकिस्तान से हमें मतलब जो दहशतवादी का जो थ्रेट है, इस प्रकार की ये दो बड़ी थ्रेट है ड्यूरिंग पीस टाइम, ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो
तो उस प्रकार की मिलिट्री थ्रेट तो हमें बांग्लादेश से नहीं है। बांग्लादेश भारत के कारण बना हुआ है। जो वहाँ पे गवर्नमेंट है हसीना वाजद की, वो हमारे देश के साथ है। यानी कि वो वहाँ से हमारे साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करती है। हमारा ट्रेड काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके सिवाय जो दहशतवादी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यानी कि कुछ मणिपुरी है, कुछ और है, इनके जो ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में थे, वो बांग्लादेश ने बंद करके रखे हुए हैं। क्योंकि चाइना इसलिए कि हम चाइना और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो चाइना पहले ये जो दहशतवादी ट्रेनिंग कैंप जो थे ईशान्य भारत के दहशतवादियों के, पहले वो चाइना के प्रोविंस में थे जो बॉर्डरिंग म्यांमार है। लेकिन चाइना ने उसको वहाँ बाद में ढकेल के बांग्लादेश में और म्यांमार में डाल दिया। लेकिन अभी इसलिए कि हसीना वाजद का सरकार है, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग कैंप पूरे वहाँ पे बंद करके रखे हुए हैं और एक दो जो थे वहाँ पे उनको पकड़ में भारत के हाथ में दिया है। तो दहशतवादियों के खुल्लम खुल्ला ट्रेनिंग कैंप तो अभी वहाँ पे नहीं है। लेकिन जो चीज बांग्लादेश कर रहा है, जिसे शायद चाइना भी मदद कर रहा है, वो ये कि बांग्लादेश ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और वो अपने उनकी जो पॉपुलेशन है जो 10-12 करोड़ से भी ज्यादा है, वो उनके बॉर्डर में रह ही नहीं सकती। और जब बारिश हो जाती है तो 40% बांग्लादेश में पानी आ जाता है। तो आज बांग्लादेश की जो इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश में हो रही है, जो अभी भी चल रही है, कि माना जाता है 4-5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी इलीगली भारत में माइग्रेट हुए हैं। आज 35% ऑफ आसाम पॉपुलेशन ये बांग्लादेशी है। उसके बाद जो अभी वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वहाँ तो भगवान ही देश को बचा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 30% तो ऑफिशियली पॉपुलेशन है, जो अनऑफिशियल पॉपुलेशन है वो तो उससे काफी ज्यादा है। और उससे क्या हुआ आप सबने ये देखा हुआ है। तो ये जो देश हमारे साथ मैत्री के संबंध होने के बावजूद वो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरा, जो हम इन्फिल्ट्रेटर्स को भारत में हर साल 5-6 हजार या 10,000 इलीगल बांग्लादेशियों को भारतीय जो पुलिस है वो पकड़ लेती है, तो उन्हें वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये माना जाता है अभी चुपचाप से वो उन्हें वापस लेने में तैयार हो गए हैं। लेकिन ऑफिशियली वो बोलते हैं कि कोई इलीगल माइग्रेशन जो भारत में है वो हुआ ही नहीं है। लेकिन जब तक चाइना का सवाल है, तो चाइना ने अभी किया क्या है कि चाइना ने बड़ी नेपाल को करेक्शन बांग्लादेश को बहुत मदद देते हुए उनके इकोनॉमी में इन्फिल्ट्रेट किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि बांग्लादेश की जो लेबर है, ये पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट लेबर है। तो जो फैक्ट्रीज चाइना से शिफ्ट हो रही है, उसमें से कुछ फैक्ट्री ये बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है और चाइना और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो काफी बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए खराब बात नहीं है। अगर बांग्लादेश इकोनॉमिकली ग्रो हो जाता है, तो जो बांग्लादेश की जो इलीगल माइग्रेशन रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भारत में आती है, शायद उसमें कुछ कमी हो, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश के लिए वैसे देखा जाए तो अच्छी है। लेकिन वहां पर चाइना अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। दो स्पेसिफिक चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि उनका जो पोर्ट है चिटगांव का, वहां पे दो सबमरीन्स को चाइनीज सबमरीन्स को बांग्लादेश ने लीज किया हुआ है। लीज यानी कि भाड़े के ऊपर वो बांग्लादेश के पास चली गई है। अभी बांग्लादेश के लोगों को तो सबमरीन चलानी आती नहीं है, तो उसको चलाने के लिए जो क्रू है, जो अंदर के मेंबर्स है, वो सब चाइनीज है। तो वो क्या रहे, वो ट्रेनिंग के नाम पे जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, वहां पे अलग अलग प्रकार की जो मिलिट्री रेकी बोलते हैं वो करते हैं। इसके सिवाय ये माना जाता है कि अंडमान निकोबार के पास जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इन आइलैंड टेरिटरीज के पास, वहां पे उनकी प्रेजेंस आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। और इसे अगर आप देखेंगे इन कंजंक्शन विद म्यांमार, तो ये जो थ्रेट है ये और बढ़ जाती है। यानी कि चिटगांव का एक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल करना, और दूसरा ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो दहशतवादी है, ये जो दहशतवादी उनकी अभी तो काफी कमर टूटी हुई है, लेकिन चाइना ने इन सब दहशतवादियों को इकट्ठा लाने की कोशिश की है, जिसमें NSCN नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग ग्रुप है। इसके सिवाय मणिपुर के कुछ PLA नाम के ग्रुप है। एक आधा उल्फा यानी कि जो निगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है भारत सरकार के साथ, वो ग्रुप है। तो इनको सबको चाइना इकट्ठा ला रहा है, जिसकी अभी जो ट्रेनिंग कैंप है फिलहाल
म्यांमार में है, एक एक बार फिर से बांग्लादेश का इस्तेमाल होना, इसे हम मतलब बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि चाइना इसलिए कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर है, खास तो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश में है, जिसमें मैं एक का नाम लेना चाहूँगा, जमात-ए इस्लामी, जो एक बहुत ही पावरफुल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी मदद से रेडिकलाइजेशन, उनकी मदद से जो हिंदूज वहां पे रहे हुए हैं, उन हिंदूज के ऊपर हमला करना। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बोलना, अभी शायद समय की थोड़ी जी मुझे टाइम नजर आ रही है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग देश हो गया था और जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहां पे 25% जो पॉपुलेशन 1950s के अंदर बची हुई थी, वो हिंदू थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदू पॉपुलेशन थी। और आज ये माना जाता है कि आज के बांग्लादेश में इसकी परसेंटेज ये 8% से भी कम हो गई है। यानी कि ये जो 25 से अगर आप निकाल दो, 17% हिंदूज कहाँ चले गए हैं? तो काफी सारे मारे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने 1971 के वॉर की बात की थी, वहां पे 40 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे, लेकिन इस 40 लाख बांग्लादेशी के अंदर 30 लाख ये हिंदूज थे। एक गैरी बॉस नाम का ऑथर है, जिसकी किताब के मैंने मेंशन एक बार पहले भी आपके इसमें की थी, इस पे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम बोलेंगे तो बांग्लादेशी मारे पाकिस्तानी आर्मी में, लेकिन ये हिंदूज थे। तो हिंदूज की वहां पे हालात काफी खराब है, और अभी भी हिंदूज के ऊपर हमले किए जाते हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन है, उनको रिलीजियस कन्वर्शन के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इसके सिवाय सबसे बड़ा वहां पे जो प्रॉब्लम है वो लैंड ग्रैबिंग का है। यानी कि आज ये माना जाता है कि हिंदूज के पास जो लैंड थी, तकरीबन 50-60% लैंड इन्होंने पहले ही ग्रैब करके रखी हुई। जब आपकी लैंड ही ग्रैब हो जाती है, आपके पास रहने का कोई साधन नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के दौर के ऊपर ये समझाना पड़ेगा कि चाइना की जो पेनिट्रेशन आपके एरिया में है, वो आप कम करिए, क्योंकि ये आपके लिए भी धोखेदायक है। कुछ अच्छी चीज भी बनी है, ऐसी बात नहीं है। जब बांग्लादेश ने कुछ शायद हांगकांग के साथ बातचीत करने की कोशिश की, तो चाइना के जो ये है, उन्होंने बोल दिया कि हम आपसे हम इससे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और जी आप से बातचीत मत करो। तो इसके बाद ये बातचीत पूरी बंद हो, तब तब बांग्लादेश ने रिप्लाई दिया कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने स्पाइन दिखाई है, तो ये अच्छी बात है। तो बांग्लादेश को थोड़ा चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो ये है, इनको मदद करनी चाहिए। जी 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 आई जस्ट जी टॉक टू यू लेटर। इसमें मदद करनी चाहिए, ताकि ये जो इंटरफेरेंस जो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना पाकिस्तान एक टीम है, तो इसे हम अगर हम करेंगे तो बांग्लादेश एक फ्रेंडली देश है, फ्रेंडली रहेगा। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है, इसे हम कम करने में आगे कदम उठा सकते हैं। तो बांग्लादेश के साथ मल्टीपल लेवल्स के ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। और उसके साथ साथ बिल्कुल आपने बिल्कुल कि म्यांमार आगे की बात की। बांग्लादेश जो है वो एक फ्रेंडली देश के तरीके से हमारे साथ में रह सकता है। एक और देश जो वो एक महत्वपूर्ण मुकाम रखता है, जिसके बारे में बात हम करना चाहेंगे, और उसके बाद में दो और देश मालदीव और श्रीलंका के बाद में वहाँ पर जाएंगे, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। और हम लोग रंगून की बात करते हैं, रंगून के ऊपर एक फिल्म भी बनी है और गाने भी बने हैं हिंदी फिल्मों में। बात म्यांमार की जब आती है तो बौद्ध भिक्षुओं की बात आती है, रोहिंग्यास की बात आती है। भारत में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, लेकिन उसके साथ साथ में म्यांमार में जो ऑपरेशन चलाया गया था, बात उसकी भी आती है। और वहाँ जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो एक वहाँ के एक लीडर कहे जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक एक ऐसे धर्म, जिसे बौद्ध धर्म जब कहते हैं तो अहिंसा की बात आती है, वहाँ उस चीज को पर्टिकुलरली क्या मोड़ दिया, और म्यांमार के लिए जो बेहतर साबित हुआ। और साथ साथ में आज की तारीख में म्यांमार में जो हलचल चल रही है, क्या उस हलचल में भी ब्रिगेडियर साहब आप चीन का हाथ देखते हैं? सैनिक और जो विद्रोह जिस तरीके से बात हो रही है वहां पर। म्यांमार में अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट है। म्यांमार के लोगों के खिलाफ जो म्यांमार की आर्मी है वो लड़ रही है, और ये माना जाता है कि म्यांमार की जो आर्मी है
जिन्होंने बहुत ही क्रूरता के साथ अपने लोगों को मारा हुआ है, इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के डिस्ट्रिक्ट से आता है, म्यांमार के थ्रू जो सितवे पोर्ट है म्यांमार का, वहां जाके वो लिंक होता है। तो इसे CMEC, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के अंदर है, ग्वादर बंदर से लेकर शिनजियांग तक, वैसे ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के साउथ डिस्ट्रिक्ट से लेकर म्यांमार के थ्रू सितवे पोर्ट में जाता है। तो ये कॉरिडोर वो खोलना चाहते हैं, क्योंकि मलक्का डिलेमा नाम की उनके पास प्रॉब्लम है। मलक्का में भारतीय सेना या अमेरिकी सेना उनको रोक सकती है। दूसरी बात यह है कि आज चाइना जो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप को जो कोऑर्डिनेट करती है, और ये सभी जो ग्रुप्स है उन्होंने अपने नाम क्या रखे हैं। मणिपुर का ग्रुप है, इसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी या PLA, ये चाइना के आर्मी का नाम है। तो इसलिए ये ग्रुप्स को इकट्ठा करके उनको ये ट्रेनिंग देना, ये इस पे चाइना बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। और चाइना ने जो म्यांमार के जंगल्स है, इसका इस्तेमाल इसके बारे में इसके लिए किया हुआ है। और आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक जो भारतीय सेना ने किया था पाकिस्तान के अंदर, ये तो बहुत फेमस है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सनराइज नाम का, जिसमें भारतीय सेना ने म्यांमार में जाके जो भारतीय दहशतवादियों के कैंप बनाते, खास तो NSCN के खपलांग ग्रुप के कुछ PLA के कैंप थे, कुछ उल्फा के कैंप थे, वहां पे जाके ये हमला किया था, जिसमें 70-80 से ज्यादा दहशतवादी ये मारे गए थे। तो ये वहां पे चाइना उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसे और आगे बढ़ाना चाहती है। तो म्यांमार का जो हमें मिलिट्री कोऑपरेशन चाहिए, वो दो जगह से चाहिए। एक तो जो म्यांमार इंडिया बॉर्डर्स है, वहां से ये जो दहशतवादी है वो हमारे देश में ना आ जाए। जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है वगैरह, वो एक बात हो गई। दूसरा, और जिसे कलादम कॉरिडोर के नाम से बोला जाता है, जहां से भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वहां पे रोड जाती है। तो वहां पे चाइना के कुछ दहशतवादी गट है, खास तो कारण लिबरेशन आर्मी वगैरह, वो वहां पे हमला करने की कोशिश करती है और हमारे कॉरिडोर की प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करती है। तो हमने म्यांमार को ये समझना चाहिए कि आपने चाइना की इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाहिए, और आपकी देश की जो प्रगति हो रही है इस अलग अलग कॉरिडोर से, इसे रोकने के लिए अगर चाइना कोशिश करता है तो नुकसान ये म्यांमार का है। दूसरा, जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हमारा म्यांमार आर्मी के साथ है, वो काफी अच्छा है, तो इसे हमने आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे जो देश के सेनापति है जनरल नरवणे, ये म्यांमार में डिफेंस अटैचे रहे हुए हैं, तो वो इसे बहुत ही अच्छा जानते हैं। तो हमने हमारा जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो भी काफी अच्छा है। तो हमने हमारा जो कॉन्टैक्ट चाइनीज म्यांमार आर्मी के साथ है, म्यांमार के लोगों के साथ है, म्यांमार के मिलिट्री के साथ है, इनका इस्तेमाल करते हुए चाइना के जो इनरोड्स इस देश में हो रहे हैं उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है चाइना, म्यांमार की में कैंप तैयार करके, वो उसे रोकना चाहिए। और हमारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, खास तो कलादम कॉरिडोर, उसे जो धोखा है वो कम करना चाहिए। और इसके सिवाय हमारा म्यांमार के थ्रू एक रास्ता जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर, जो उसके बाद थाईलैंड और वियतनाम में पहुंच जाएगा। तो इस रोड को कोई धोखा नहीं होना चाहिए, ये चीज हमने रखनी चाहिए। तो म्यांमार के सामने इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक कैरेट रख के हमने हमारे संबंध मजबूत करने चाहिए, ताकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन उनके साथ बढ़ती रहे और हमारी जो सुरक्षा की जो आह्वानें हैं ये कम होती रहेगी। और इसके साथ साथ ही हमने जो नीचे वाले देश है, श्रीलंका है या मालदीव जी, है, उनकी तरफ मालदीव। लिखनी चाहिए। तो इसके बारे में हम अगले सेगमेंट में बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, जो ये सेगमेंट है ये मालदीव और श्रीलंका के बारे में ही स्पेसिफिकली है, क्योंकि जब श्रीलंका की बात आती है तो 90s के उस दौर की बात भी आती है, जब लिट्टे के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें किस तरीके से इवन भारत में एक परमवीर चक्र विजेता वो भी रहे हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ उस समय पीस वॉर जो की गई वहां पर अपना बलिदान दिया था, आत्मोत्सर्ग दिया था। मालदीव के बारे में बात करते हैं तो संबंध कुछ इस तरीके का है कि
वहाँ के राष्ट्र प्रमुख का जब देहांत होता है तो भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाता है। तो ये जो देश है, जो भारत से श्रीलंका की जब बात आती है उसका तो नाम ही साहब श्री से शुरू होता है, यानी कि श्री की लंका है। और श्री की जब बात आएगी तो अयोध्या की बात आएगी, तब मथुरा की बात आएगी। ऐसे में ऐसे देशों को भी भारत की जगह चीन अगर अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करेगा तो समस्या तो आएगी। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के साथ हमारे आर्थिक संबंध अच्छे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल संबंध भी काफ़ी अच्छे थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छा है, कल्चरल संबंध है। श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, जो हमारे देश में वो मूल स्थान है। इतना ही नहीं तो हमारा देश का जो महाग्रंथ है रामायण, रामायण का संबंध श्रीलंका के साथ कितना है ये आपको पता है। राम सेतु है, राम वहाँ पे कैसे गया था, और वहाँ पे एक टूरिस्ट सर्किट भी है जिसे रामायण सर्किट बोला जाता है। तो बहुत संख्या में इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो सब देश को देखने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस फील्ड के अंदर चाइना ने हमें पीछे ढकेला है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। चाइना ने वहाँ पे सितवे बंदर और वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और सितवे बंदर को इतना ज़्यादा अच्छा बढ़ाया, कोलंबो बंदर को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया कि वहाँ पे जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डेट रिडन हो गई, कर्जा बाजारी हो गई, और जो कर्जा उन्होंने लिया था वो वापस करने के पोजीशन में नहीं है। इसलिए अभी इस जो सितवे बंदर है, करेक्शन, सितवे बंदर नहीं, माफ करिए, हम्बनतोता बंदर है, तो वहाँ की जो लीज है ये लीज अभी 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास गई। यानी कि अभी वो जो बंदर है वो चाइना का हो गया है, जहाँ पे चाइना की वॉरशिप्स आएगी, चाइना की नेवी आएगी, चाइना की सबमरीन्स आएगी। तो आज दो तीन प्रकार के थ्रेट श्रीलंका से है और चाइना वहां से आने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। एक थ्रेट है कि श्रीलंका से काफी सारे साउथ इंडिया में जो दहशतवादी है, खास तो तमिलनाडु और केरला में, वो वहां से आते थे, तो उसे हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा, जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स है, स्मगलिंग है, ड्रग्स वगैरह है, वो वहां से आते हैं, इसे हमें रोकना पड़ेगा। अभी इसके साथ साथ ही हम मालदीव को लेते हैं। पिछले 5-6 महीने के अंदर मालदीव से श्रीलंका और मालदीव से आने वाले जहाजों के अंदर हमारी सेना ने 5,000 करोड़ रुपीस के ड्रग्स को पकड़ा हुआ है। और ये हमेशा होता है कि ड्रग्स जितने पकड़े जाते हैं उससे कुछ ज्यादा ड्रग्स निकल भी जाते हैं जो स्मगल किए जाते हैं। यानी कि वो एक ड्रग्स स्मगलिंग का हाईवे है जिसमें श्रीलंका इन्वॉल्व है। उनके श्रीलंका गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उनके क्रिमिनल ग्रुप्स है, उनके सिंडिकेट्स है, क्राइम ग्रुप्स है, दहशतवादी जो है वो सब होते हैं। तो ये ड्रग्स स्मगलिंग का धोखा वहां से बहुत ज्यादा है। इसके सिवा थोड़ी बहुत पोचिंग वहां से हो जाती है। जो मिलिट्री थ्रेट है उसकी मैं ज्यादा फिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मिलिट्री थ्रेट को थोड़ी दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। अगर चाइना वहां पे बेस भी बना लेता है, समझ लीजिए हम्बनतोता में, तो वो हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग पीस, यानी कि नो वॉर नो पीस, अभी के समय वो चाइना का एक ऐसा जगह बन जाता है, वहां से चाइना अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन हमारे देश के खिलाफ कर सकता है। तो मैं इसे बढ़ा के नहीं ये करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा श्रीलंका के साथ कोऑपरेशन और बढ़ाने की जरूरत है। उनकी आर्मी के साथ हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन पावन के अंदर इंडियन आर्मी ने वहाँ पे बहुत ज्यादा खून बनाया है, बढ़ाया, डाला है वहाँ पे। और एलटीटी को तोड़ने के अंदर इंडियन आर्मी की जो सैक्रिफाइसेस थी वो बहुत ज्यादा है। तो श्रीलंकन आर्मी और इंडियन आर्मी का कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा है। उनकी मदद लेते हुए हमने ये और आगे बढ़ाना चाहिए, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस इलाके के अंदर वो कम करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि स्मगलिंग में आप हमारे साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करो, क्योंकि स्मगलिंग ना भारत के लिए अच्छा है ना श्रीलंका के लिए अच्छा है। एक्सप्लोजिव है, आर्म्स है, जिसकी मदद थोड़ी वो करते हैं नक्सलवादियों को, खास तो ईस्टर्न कोस्ट से, उसे रोकने की जरूरत है। तो उसके लिए भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। जो रेडिकलाइजेशन थोड़ा बहुत श्रीलंका में चल रहा है उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो श्रीलंका के लिए भी धोखा है। जब हम मालदीव की तरफ आते हैं तो मालदीव में देश तो बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 6 या 7 लाख उसकी लोक संख्या है। काफी बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाइना के बारे में थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ थी, लेकिन अभी की जो पार्टीज है थोड़ी सी न्यूट्रल है और वो चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मालदीव को खरीदना यह बहुत ही आसान है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी छोटी है। चाइनीज वहाँ बहुत संख्या में आ जाते हैं। चाइनीज अपनी इकोनॉमी के साथ उनकी इकोनॉमी हमारे से 4 गुना ज्यादा बड़े होने के कारण
वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है, उनकी इन्वेस्टमेंट को जी, तो हम कभी मैच कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो करने की ज़रूरत यह है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है, जो कम होगी, इसमें हमने हमारे जो इतर मित्र देश है, यानी कि जिसे हम क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन बोल सकते हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ये कंबाइंड अगर हम आर्थिक डेवलपमेंट में चारों देश इकट्ठा होकर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करेंगे, तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट जो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है, जो मालदीव में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो उनके नीचे चले जाते हैं, इसे कम करने में हमें कोशिश हमें मतलब सक्सेस मिलेगा। तो आज इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्वाड्रिलैटरल क्वाड के देशों की मदद से हमने बढ़ाना चाहिए, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट को हम जितना आगे जा सकते हो वो बढ़ाना चाहिए, कल्चरल जी, संबंध जो है खास तो बुद्धिज्म के, ये आगे बढ़ाना चाहिए, और जो रामायण सर्किट है इसे और ज्यादा बूस्ट देनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, अगर एग्ज़ैक्टली। आप मल्टीलैटरल कोऑपरेशन करेंगे तो हम चाइना की जो चैलेंज है इसे बिल्कुल दबा सकते हैं। निदेश जी। एग्जैक्टली आपने जो बात कही लास्ट में रामायण सर्किट, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बिकॉज हमारे यहाँ ब्रिगेडियर साहब से संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति में कुछ बिंदु नहीं है, बल्कि ये सम्यक कृति कही जाती है और सम्यक कृति श्रेष्ठ लोगों के कर्मों से निकल के सामने आती है, उनका समुच्चय उनके कर्मों का वही कृति के रूप में सामने आता है और वो समुच्चय भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में हमें दिखता है। उसी रामायण सर्किट की आपने बात की, मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम ठीक तरीके से करेंगे तो भारत की राजनीति को सही तरीके से समझ पाएंगे, उसे सही दिशा दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगले बुधवार को रात को 9 बजे जब हम बैठेंगे तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसे नष्ट करने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है, इंक्लूडिंग माओस्ट ऑपरेशन। और इसमें भारत कैसे डील करेगा, इसे कैसे काउंटर कर रहा है, इसके बारे में अगले हफ्ते रात को 9 बजे बुधवार को ब्रिगेडियर साहब के साथ में हमारी चर्चा रहेगी। जितने भी दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमेशा जुड़िए, हर कार्यक्रम में जुड़िए और देखिए कि हिंदुस्तान में, भारत में किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है जो हमें मालूम होना चाहिए। मसाला लगा के नहीं, बल्कि सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से, कुछ तज्ञ लोगों के द्वारा विद्वत बातें आप तक पहुंचे। जम्बू टॉक्स का बस इतना ही उद्देश्य है। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ब्रिगेडियर साहब आपका भी कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद, जय भारत।